हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर 4 भूमंडलीकृत विश्व का बनना। शुरू करें इस चैप्टर को, पहले हम ये जानें कि ये शब्द है क्या, भूमंडलीकरण है क्या। एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा विश्व के सभी देश राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से जुड़ गए। इसका एक शब्द हम वैश्वीकरण भी बोल सकते हैं। तो ये कहने का अर्थ है कि अपने देश की अर्थव्यवस्था को संसार के अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के साथ सामंजस्य स्थापित करना। ये जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया थी, ये सदियों से चली आ रही है। प्राचीन काल से ही व्यापारी, यात्री, पुजारी, तीर्थयात्री, ये सारे लोग ज्ञान, अवसर और आध्यात्मिक शांति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान आया जाया करते थे। अपनी यात्राओं में ये लोग क्या क्या लेकर के जाते थे? ये लोग लेकर के जाते थे अपना मूल्य, मान्यता, पैसा, विचार, हुनर, आविष्कार और यहाँ तक कि बीमारी और कीटाणु भी साथ में लेकर के चले जाना आना होता रहता था। सिंधु घाटी सभ्यता के युग में भी विभिन्न देशों के बीच व्यावसायिक संपर्क था। और आज अब जब आधुनिक युग की हम बात कर रहे हैं तो इस समय में क्या हुआ है? इस समय में ये संपर्क काफी बढ़ा है। तो इस सांस्कृतिक और व्यापारिक संपर्क के लिए कौन सा रास्ता यूज किया जाता था, किस रास्ते से लोग जाते थे, तो उसको अब हम लोग जानेंगे। यहाँ पे बात करेंगे हम लोग रेशम मार्ग की या सिल्क रूट की। रेशम मार्ग या सिल्क मार्ग नाम से ही पता चल रहा है, इस मार्ग से पश्चिम को चीनी रेशम वगैरह भेजा जाता था। समुद्र या जमीन से होकर के गुजरने वाले ये जो रास्ते थे, ये ना केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ते थे, बल्कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ने का काम करते थे। उसके बाद क्या होता था? इसी रास्ते से चीनी पॉटरी जाती थी और इसी रास्ते से भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के मसाले, कपड़े दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचते थे। वापसी में सोना, चांदी जैसी कीमती धातु भी यूरोप से एशिया तक आती थी। उसके बाद ईसाई मिशनरी हो गए और आपको मुस्लिम धर्म उपदेशक हैं, फिर बौद्ध धर्म, ये सब का भी प्रचार प्रसार इसी रास्ते से हुआ था। इतना ही नहीं था, अब हम जानेंगे कि इस व्यापारिक आने जाने में, आदान प्रदान में यहाँ क्या होता है कि भोजन की भी यात्रा होती है। जो हमारा खाद्य पदार्थ है उसका भी यात्रा हुआ करता था। अब जो हमारे व्यापार के सिलसिले में लोग एक देश से दूसरे देश जाते थे, तो वहां कोई नई फसल दिखा तो उसका बीज उन्होंने वहां से लेके आया, वो आते थे और यहाँ से वहां इस तरह से आदान प्रदान होता है। तो जिस तरह से इसमें हम एक बात जानेंगे कि सबसे पहले यहाँ बात करेंगे नूडल्स, जो हम लोग झटपट तैयार होने वाले जो खाद्य पदार्थ है नूडल्स, उसके बारे में जानेंगे। ये चाइना की देन है, चीन से हमारे पास आया था और पूरे विश्व में ये अभी इस्तेमाल किया जा रहा है और हर जगह इसका अलग अलग नाम है। तो जैसे ये इटली में हम इसे स्पैघेटी के नाम से इसको समझते हैं। फिर इसी तरह से अरब से पास्ता आया। उसके बाद आगे कुछ ऐसे भी खाद्य पदार्थ थे जिसके बारे में 500 वर्षों पूर्व तक हमारे पूर्वजों को नहीं पता था। अब ये खाद्य पदार्थ थे क्या? तो ये थे आलू, मक्का, मूंगफली, सोया, मिर्च, टमाटर, शकरकंद। ये ऐसे खाद्य पदार्थ थे जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी, हमारे पूर्वजों को भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ये खाद्य पदार्थ आया कहाँ से? तो यहाँ पे हम बात करेंगे क्रिस्टोफर कोलंबस की, जिन्होंने अमेरिका की खोज की और उसी अमेरिका से हमें ये सारे खाद्य पदार्थ मिले हैं। यहाँ हम बात करेंगे आलू की। आलू इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था यूरोप के गरीब लोगों के लिए, ये लोग उस पे ही उसी पर जिंदगी अपना बसर करते थे, वही उनका मुख्य भोजन हो गया था। तो ये इतना इम्पोर्टेंट हो गया था कि एक बार 1840 के दशक में आलू किसी बीमारी से, आलू की फसल जो है पूरी तरह से नष्ट हो गई। तो उसके कारण क्या हो गया? लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह में समा गए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बीमारी, विजय और व्यापार। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे कि 16वीं सदी में क्या होता है, जब एशिया और अमेरिका के देशों के लिए समुद्री मार्ग की खोज की गई तो उससे व्यापार फैलने में काफी मदद मिली। अमेरिका की बात हम करेंगे। अमेरिका के पास काफी विशाल भूभाग था, खनिज संपदाएं थी, जिसने यूरोपीय देशों को अपनी ओर आकर्षित किया। यहाँ मैक्सिको और पेरू की बात करेंगे, जहाँ पे ऐसे ऐसे खाने थे जहाँ कीमती धातुएं हुआ करती थी, खास करके चांदी। फिर एल डोराडो एक शहर था जिसे सोने का शहर कहा जाता था। तो ये सब ऐसे जगह थे जिसने लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया और यूरोपीय देश अमेरिका पर कब्जा करके खुद को मजबूत करने की कोशिश में लग गया। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे जब 16वीं सदी के मध्य तक पुर्तगाल और स्पेन, ये इन दोनों देशों ने इस विजय का सिलसिला शुरू किया
अमेरिका पर जीत हासिल करने के लिए। लेकिन यूरोपियन ने ये जीत हथियार के बल पर नहीं बल्कि बीमारी के साथ हासिल की थी। अब कैसे हासिल की थी? यहाँ पे क्या हुआ, यूरोप के लोगों को चेचक की बीमारी हो चुकी थी, वो उससे पीड़ित हो चुके थे। और जब पीड़ित हो चुके थे तो उन्हें पता था कि हमें इस बीमारी से किस तरह से बचाव करना है। उनका जो प्रतिरोधक क्षमता था, उनके शरीर का जो भी इम्यूनिटी सिस्टम था, वो बिल्कुल मजबूत था और वो उससे लड़ रहे थे, तो उन्हें ये पता था। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ अमेरिका की बात करेंगे तो अमेरिका लाखों वर्षों तक अलग थलग पड़ा हुआ था। उन लोगों को पता ही नहीं था कि किस तरह से रोग से लड़ा जाता है। उनका जो शरीर का जो प्रतिरोधक क्षमता था वो काफी कमजोर था, इसलिए वो इस बीमारी से लड़ने की शक्ति उनके पास नहीं थी। तो यहाँ पे क्या होता है, ये बीमारी उनके लिए काफी घातक साबित होती है। यूरोपीय लोग अपने साथ चेचक बीमारी के कीटाणु लेकर के अमेरिका पहुंच जाते हैं और इससे अमेरिका में ये बीमारी बुरी तरह से फैल जाती है, पूरा संक्रमण फैल जाता है, जिससे अमेरिका के कई हिस्सों में पूरी की पूरी आबादी खत्म हो जाती है और यूरोपियन लोगों को यहाँ अमेरिका पे जीत हासिल हो जाती है। यूरोप में 19वीं सदी तक बहुत तरह की समस्याएं थी, जैसे गरीबी, बीमारी, धर्म को लेकर के टकराव, फिर धर्म के खिलाफ बोलने वाले को कई लोगों को सजा दी जाती थी। तो इस सजा के डर से लोग अमेरिका की तरफ भागने लगे। उन्होंने अमेरिका में जा करके नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू की और काफी तरक्की भी की। उसके बाद 18वीं सदी तक भारत और चीन दुनिया के सबसे धनी देश हुआ करता था, लेकिन चीन 15वीं सदी तक आते आते बाहरी संपर्क से बिल्कुल कट गया। उसने अंकुश लगाना शुरू कर दिया और दुनिया के बाकी हिस्सों से अलग हो गया। जब चीन का प्रभाव कम हो गया तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अमेरिका का प्रभाव बढ़ने लगा। तो इससे क्या हुआ, इससे विश्व व्यापार का जो केंद्र बिंदु है वो यूरोप की तरफ शिफ्ट होने लगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 19वीं सदी में विश्व में काफी बदलाव हो रहा था, काफी तेजी से बदलाव हो रहा था और ये जो बदलाव हो रहा था, ये बदलाव हर क्षेत्र में हो रहे थे। सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, तकनीकी क्षेत्र में भी हो रहे थे। तो जो अर्थशास्त्री थे उनका मानना था कि ये जो बदलाव हो रहे हैं या जो वैश्वीकरण की ओर हम बढ़ रहे हैं, इसके 3 कारक है, मेन जो 3 प्रवाह है वो 3 प्रवाह क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। वो 3 प्रवाह थे व्यापार, श्रम और पूंजी। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है विश्व अर्थव्यवस्था का उदय। सामान्य रूप से सभी देश भोजन के मामले में आत्मनिर्भर होने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हम ब्रिटेन की बात यहाँ पे करेंगे तो उनकी बात अलग थी, क्योंकि अगर वो खाद्य आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलता तो लोगों की हालत खराब हो जाती, सामाजिक तनाव पैदा हो जाता। क्यों ऐसा होता? क्योंकि ब्रिटेन में अचानक से क्या हो गया, जनसंख्या में काफी वृद्धि हो गई। जब जनसंख्या में वृद्धि हो गई तो भोजन की मांग बढ़ने लगी, शहर फैलने लगे, शहर बसने लगे, तो कृषि उत्पाद की मांग भी बढ़ने लगी। यहाँ पे क्या होता है, कृषि उत्पाद महंगे हो जाते हैं। तो यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन था मक्का, वो लोग मक्का का ही इस्तेमाल किया करते थे। तो जिसके आयात पर नियंत्रण लगाना था, यहाँ के जो भूस्वामी थे, जमींदार थे, वो चाहते थे कि मक्का के आयात पर नियंत्रण लग जाए और हमारा जो उनका अपना जो कृषि उत्पाद है वो बिके। तो उन्होंने सरकार पे दबाव बनाया और सरकार ने यहाँ पे क्या किया, मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी और उस कानून को कहा गया कॉर्न लॉ। लेकिन बाद में फिर शहरी लोगों और उद्योगपतियों के दबाव के कारण कॉर्न लॉ को निरस्त कर दिया गया, उसको फिर खत्म कर दिया गया। जब कॉर्न लॉ खत्म हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया, अब ब्रिटेन में बाहर से जो आयात करके जो भी सामान, खाद्य पदार्थ आता था वो सस्ता मिलने लगा। अब ब्रिटेन में जो अनाज उपजाया जाता था, जो वहां के भूस्वामी जो भी अनाज उत्पादन करते थे और जो मार्केट में बेचते थे, तो वो महंगा होता था, तो लोग वो सामान नहीं खरीदते थे। और जो आयात होकर के आता था वो सस्ता होता था, तो लोग वही खरीदना पसंद करते थे। तो यहाँ पे क्या होता था, जो यहाँ के किसान थे उनको खेती में नुकसान होने लगा, जिसके कारण क्या हुआ, किसानों ने खेती करना छोड़ दिया। लोग भारी संख्या में बेरोजगार हो गए, गांव से लोग शहर की ओर जाने लगे, कई लोग रोजगार की तलाश में विदेशों की ओर भी चले गए। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जब अनाज के दाम गिरने लगे, लोगों को सस्ते में सामान मिलने लगा, तो ब्रिटेन में खाने पीने की चीजें की मांग बढ़ने लगी। यहाँ पे औद्योगिकरण लग रहा था, लोगों को नौकरी मिलने लगा, नौकरी मिलने से लोगों को आमदनी भी होने लगी, पॉकेट में पैसा आ गया। तो यहाँ पे क्या होता है, जब पैसे आते हैं तो लोगों का मांग बढ़ने लगता है, शौक बढ़ने लगते हैं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, नौकरी भी मिल रही है, पैसे भी आ रहे हैं, पर यहाँ तो खेती हो नहीं रहा है, कृषि यहाँ हो नहीं रहा है, तो लोग बढ़ रहे हैं, तो यहाँ फिर अनाज उत्पादन की समस्या हो गई। तो ब्रिटेन के लोगों का पेट भरने के लिए जो पूर्वी यूरोप, अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, इन सारे देशों ने जमीन के बड़े बड़े हिस्सों को खेती के लिए साफ करना शुरू किया। अनाज को खेत से अनाज जब उत्पादन होगा और उसे जगह तक सही समय पर पहुंचाया जा सके, उसे बंदरगाह तक पहुंचाने के लिए रेलवे लाइन बिछवाई गई। फिर खेतों को
बंदरगाह से जोड़ा गया, खेतों में काम करने वाले लोगों को बसाने के लिए आसपास में नई आबादी बसाने की जरूरत को महसूस की गई। लेकिन इन सारे प्रोसेस को करने के लिए पैसे की जरूरत थी। तो यहाँ पे लंदन सामने आता है और उसने यहाँ पूंजी की जो भी समस्या थी उसको दूर किया। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में मजदूरों की कमी थी, तो यहाँ पे अफ्रीका से लोगों को लाया गया, यहाँ पे बसाया गया, जिससे श्रम का प्रवाह हुआ। मतलब श्रमिकों का जो आना जाना होता है वो यहाँ पे होना शुरू हो गया। इस अवधि में पूरी दुनिया में विभिन्न भागों में लगभग 15 करोड़ लोगों का पलायन हुआ और इस तरह से कहा जाए तो 1890 के दशक में आते आते कृषि क्षेत्र में काफी बदलाव हुआ। यहाँ पे हम देखेंगे कि इसी तरह का जो सीन था वो पंजाब राज्य में भी देखने को मिला। यहाँ पे ब्रिटिश भारतीय सरकार ने जो भी पड़ती जमीन थी उसको उपजाऊ बनाने के लिए नहरों का जाल बिछाया ताकि उससे सिंचाई किया जा सके और निर्यात करने के लिए कपास और गेहूं की खेती वहां पे की गई। नए नहरों की सिंचाई वाले क्षेत्रों में लोगों को ला करके बसाया गया और उस बस्ती का नाम रखा गया केनाल बस्ती। ठीक इसी तरह से कपास की भी खेती को बढ़ाया गया। तो इस तरह से बहुत कुछ वहां पे बदलाव हुए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसी के साथ श्रम पूंजी के प्रवाह और तकनीकी बदलाव के क्षेत्र में बहुत ही परिवर्तन यहाँ पे हुए। अब इसी दौरान हम लोग बात करेंगे विश्व की अर्थव्यवस्था के भूमंडलीकरण में टेक्नोलॉजी ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस पर कुछ तकनीकी खोज भी हुए, जैसे इस युग में कुछ टेक्नोलॉजी आई, जैसे हम बात करेंगे यहाँ पे रेलवे, स्टीमशिप, टेलीग्राम, इन सब की हम यहाँ पे बात करेंगे। रेलवे ने बंदरगाह और आंतरिक भूभाग को आपस में जोड़ने का काम किया। स्टीमशिप ने माल को भारी मात्रा में अटलांटिक के पार ले जाना आसान किया। उसके बाद जो टेलीग्राम था उसने संचार व्यवस्था को तेज बनाया, जिससे आर्थिक लेन देन अधिक सुचारू रूप से होने लगी। बात यहाँ हम ये करेंगे कि जब टेक्नोलॉजी, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो वो आदमी के जीवन को किस तरह से बदलता है, उसको हम यहाँ समझेंगे मीट के व्यापार से। यहाँ पे देखिए क्या होता है। 1870 के दशक तक अमेरिका से यूरोप तक जानवरों को जिंदा ले जाया जाता था। अब जिंदा जानवर को जहाज में ले जाना समझ सकते हैं कितना बड़ा मुसीबत है, क्योंकि जानवर जो होते थे वो ज्यादा जगह लेते थे और यात्रा लंबी होती थी। लंबी यात्रा होने के कारण कई जानवर या तो मर जाते थे या बीमार हो जाते थे। इतनी जद्दोजहद से यूरोप तक जानवर को ले जाया जाता था, फिर वहां उसे काट करके बेचा जाता था, तो बहुत महंगा मीट वहां पे मिलता था। तो ये मीट का सेवन वही लोग कर सकते थे जो ज्यादा अमीर होते थे, जो पैसे वाले होते थे। जब यहाँ टेक्नोलॉजी आए, अब यहाँ पे क्या होता है, रेफ्रिजरेशन टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो तस्वीर पूरी बदल जाती है। अब क्या होता है, अब जिंदा जानवर के बदले मीट के रूप में ही ले जाना आसान हो गया यहाँ पे। अब जो भी ज्यादा मात्रा में मीट यूरोप पहुंचने लगा और जब ज्यादा मात्रा में पहुंचने लगा, लागत कम लगने लगा, तो मीट थोड़ा सस्ता भी हो गया। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जो लोग लोकल पब्लिक है वो भी अब मीट खाने लगते हैं। अब धीरे धीरे वहाँ मीट के साथ बटर और एग वगैरह भी वहाँ पहुंचने लगा। तो ये सब कुछ वहाँ आने लगा। तो धीरे धीरे क्या होता है, वहाँ के लोगों का जीवन स्थिति सुधरने लगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद। जब व्यापार काफी तेजी से फैलने लगा तो यूरोप के लोगों की तो जिंदगी बेहतर हो गई, लेकिन जो उपनिवेश थे वहां के लोगों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि विश्व के बहुत से भागों में स्वतंत्रता और आजीविका के साधन छीनने लगे थे। अफ्रीका पर कब्जा करने की कोशिश में सारे देश लगे रहते थे और इन सारे देशों ने 1885 ईस्वी में बर्लिन में एक मीटिंग की और यहाँ पे अफ्रीका महादेश को सबने आपस में बांट लिया। अब बात करते हैं अफ्रीका में रिंडरपेस्ट के। रिंडरपेस्ट मवेशियों में होने वाली एक बीमारी का नाम है। अफ्रीका में जमीन और खनिज जो है वो बहुतायत मात्रा में था और यूरोप के लोग अफ्रीका के खनिज और बगानों से धन कमाने के उद्देश्य से वो लोग यहाँ पहुंच जाते हैं। अफ्रीका के लोगों के पास चूंकि प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन थे, उनके पास जानवर था, उनके पास जमीन थी, तो उनका जीवन आसानी से गुजर रहा था। उन्हें पैसे के लिए किसी के अंदर काम करने की जरूरत नहीं थी। वो नहीं चाहते थे कि किसी के अंदर मजदूरी करें। तो यहाँ पे क्या होता है, जो यूरोपीय लोग हैं उन लोगों का है, उनका मन था कि हम इन पर शासन करें, ये जो खदान है वहां पे मजदूर के रूप में इनसे काम करवाएं, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पा रहे थे। तो इन लोगों ने क्या किया, उन पे नियंत्रण करने के लिए, अफ्रीका के लोगों पर नियंत्रण करने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, ये लोग कुछ तरीके अपनाते हैं। जैसे वहां के लोगों पर टैक्स बढ़ा दिया गया और टैक्स वही चुका सकता है जो खदानों में या खान बगानों वगैरह में काम कर रहे हैं। दूसरा क्या किया गया, एक नया कानून निकाला गया उत्तराधिकार से संबंधित। कहा गया कि पैतृक संपत्ति जो है उस पर सिर्फ परिवार के एक ही व्यक्ति का अधिकार होगा, तो बाकी जो परिवार के लोग हैं उनको तो फिर अब मजदूरी करना ही पड़ेगा।
तीसरा क्या था? तीसरा था कि खान में जो भी काम करने वाले लोग थे उन्हें कैंपस के भीतर ही रखा जाता था, उन्हें बाहर जाने की अनुमति नहीं होती थी। तो ये सब तरीका उन्होंने अपनाया अफ्रीका के लोगों पर कब्जा करने के लिए, या कहें तो उन पर कंट्रोल करने के लिए। अब यहाँ पे क्या होता है, 1880 के दशक में अफ्रीका में रिंडरपेस्ट आ जाता है। ये बीमारी इतनी तेजी से फैली कि यहाँ के लोगों की जो भी अर्थव्यवस्था थी या जो भी उनका जीने का साधन था वो पूरी तरह से तबाह हो गया। ये जो बीमारी था ये जंगल की आग की तरफ फैल गया और इस बीमारी ने अफ्रीका के मवेशियों की आबादी का 90% हिस्सा खत्म कर दिया। अब इस नुकसान से अफ्रीकी लोगों की जो थे उनकी रोजी रोटी का संकट आ गया। अब इनके पास खान और बगानों में काम करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा। इस तरह से मवेशियों की एक बीमारी ने यूरोपियनों को अफ्रीका में अपना शासन फैलाने में मदद की। अब हम यहाँ पे बात करेंगे भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना। यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग गिरमिटिया मजदूर को। तो यहाँ होगा कि अब गिरमिटिया मजदूर है क्या, किसे कहा जाता है? तो गिरमिटिया मजदूर उन्हें कहा जाता था जिन्हें 5 साल के एग्रीमेंट पे रखा जाता था, उन्हें दूसरे देशों में भेजा जाता था काम करने के लिए। यहाँ पे क्या होता है, 19वीं सदी में भारत और चीन के लाखों मजदूरों को खदानों में, बगानों में, रेलवे और सड़क परियोजना में काम करने के लिए दूर दूर देशों में भेजा जाता था और इनके साथ वही एग्रीमेंट किया जाता था कि आप 5 साल तक, जब तक आप काम खत्म नहीं करेंगे, आपको बगान से जाने की इजाजत नहीं है। तो आप तभी जाएंगे जब आपका काम खत्म हो जाएगा। तो ऐसे मजदूरों को मुख्य रूप से मॉरिशस, फिजी वगैरह भेजा जाता था। कई मजदूरों को भारत के असम चाय बागानों में भी भेजा जाता था, काम पे लगाया जाता था। अब इन मजदूरों को लाया जाता था एजेंट के द्वारा। ये जो एजेंट होते थे वो लाते थे और ये क्या करते थे, ये झूठ बोलते थे, झूठे वादे करते थे सारे मजदूरों को। इन्हें कुछ भी नहीं बताया जाता था कि आपको कहाँ ले जाया जा रहा है या आपको क्या काम करना है। और कभी कभी जो मजदूर तैयार नहीं होते थे तो उनको किडनैप भी कर लिया जाता था, अपहरण कर लिया जाता था। जब ये मजदूर जगह पर पहुंचते थे तो इनको पता चलता था कि इन्हें क्या काम करना है, कैसे रहना है। और कार्यशैली बहुत कठिन होती थी, बहुत ही ज्यादा क्रूर कहा जा सकता है। तो ये मजदूर वहां पे बहुत परेशान हो जाते थे। इनके पास कोई कानूनी अधिकार भी नहीं होता था लड़ने के लिए, तो बहुत मुश्किल से इन्हें अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ती थी। कुछ ऐसे मजदूर होते थे जो भाग भी जाते थे, कुछ ऐसे मजदूर होते थे जो स्थिति से समझौता कर लेते थे और वहीं रम जाते थे। तो 1900 के दशक से भारत के दशक में क्या होता है, यहाँ भारत के जो राष्ट्रवादी नेता थे उन लोगों ने इस तरह की जो बंधुआ मजदूर वाली जो सिस्टम जो था, या इसे दास प्रथा कह सकते हैं, इस तरह के सिस्टम का काफी उन लोगों ने विरोध किया और 1921 में इसे फिर समाप्त कर दिया गया। अब हम बात करेंगे विदेश में भारतीय उद्यमी। इस दौरान क्या होता है, भारत के व्यवसायियों ने भी काफी तरक्की कर ली और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हिस्सा लेने लगे ये लोग। इसमें हम देखेंगे कि शिकारपुरी, श्रॉफ और नटुकोटई चटियार, ये सब ऐसे समुदाय के लोग हैं जो भारत के नामी गिरामी बैंकर और व्यवसायी थे। वे दक्षिणी और केंद्रीय एशिया में कृषि निर्यात के लिए पूंजी लगाते थे। मतलब वैसे अनाज के उत्पादन में, कृषि में पैसा लगाते थे जो निर्यात किया जाता था। तो भारत में और विश्व के विभिन्न भागों में पैसा भेजने के लिए उनका अपना एक सिस्टम हुआ करता था। काफी अच्छे ढंग से ये काम चला करता था। भारत के व्यवसायी, महाजन, उपनिवेशी शासकों के साथ साथ ये लोग भी अफ्रीका पहुंच जाते हैं। फिर हैदराबाद के सिंधी व्यवसायी थे, वो भी यूरोपियन उपनिवेश से काफी आगे निकल गए थे। 1860 के दशक तक इन्होंने पूरी दुनिया के महत्वपूर्ण बंदरगाहों पर फलते फूलते एम्पोरियम भी बना लिया था। तो इस तरह से भारतीय जो उद्यमी थे उन लोगों ने भी अपने आप को आगे बढ़ाया। यहाँ पे बहुत तरह के डेवलपमेंट हुए, इसे हमने यहाँ पे देखा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय व्यापार, उपनिवेश और वैश्विक व्यवस्था। कई वर्षों से भारत से उम्दा सूती कपड़े यूरोप को भेजा जा रहा था, निर्यात हो रहा था। लेकिन यहाँ क्या होता है, ब्रिटेन में औद्योगिकरण होने लगता है। तो जब यहाँ औद्योगिकरण होने लगता है तो वहां के जो उत्पादक थे उन लोगों ने ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला कि अब भारत से आने वाला जो भी सूती कपड़ा है उस पर रोक लगा दिया जाए ताकि उनका कपड़ा बिक सके। तो ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा रोक लगा दिया गया। तो उसके बाद क्या होता है, ब्रिटेन में बने कपड़े भारत के बाजारों में आ जाते हैं और वहां बिकने लगते हैं। तो स्थिति यहाँ क्या होता है वो देखिए, 1800 में भारत से जो निर्यात होता था वो 30% होता था सूती कपड़े का, और ये 1815 में 15% हो गया और 1870 में 3% हो गया। लेकिन यहाँ कच्चे कपास का निर्यात बढ़ गया। यहाँ पे क्या होता है, कच्चे कपास के साथ साथ नील का, अफीम का, ये सब का भी निर्यात यहाँ पे बढ़ गया। अफीम का निर्यात चीन को किया जाता था। भारत से ब्रिटेन को कच्चा माल भेजा जाता था, अनाज का निर्यात होता था और ब्रिटेन से तैयार माल यहाँ भारत में आता था। तो यहाँ अब क्या होता है,
है, भारत कच्चे माल का निर्यातक बन जाता है और तैयार उत्पादक का आयातक बन जाता है। इससे फायदा ब्रिटेन को होने लगा। ब्रिटेन को जो आमदनी हो रही थी, भारत से जो भी आमदनी ब्रिटेन को हो रही थी, उसे वो अन्य खर्चों में इस्तेमाल करता था। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है महायुद्धों के बीच की जो अर्थव्यवस्था थी उसके बारे में पढ़ेंगे। बात करेंगे यहाँ पहले विश्व युद्ध की। पहला विश्व युद्ध जो हुआ था उसने पूरी दुनिया को पूरी तरह से झकझोर के रख दिया था। इस युद्ध में लगभग 90 लाख लोग मारे गए थे, 2 करोड़ लोग घायल हुए थे। मरने वाले जो भी लोग थे या जो भी लोग अपाहिज हुए थे, ये सारे लोग कामकाजी उम्र के थे और इससे क्या हो गया, यूरोप में कामकाज के लायक लोगों की भारी कमी हो गई। परिवार में कमाने वाले की संख्या घटने लगी और लोगों की आमदनी भी कम हो गई। पुरुष जो थे वो सारे मोर्चे पर चले जाते थे, जिसके कारण क्या हो गया, घर की जिम्मेदारियां महिलाओं पर आ गई। उन्हें वो सब काम करना पड़ा जो पुरुष किया करते थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद बड़े बड़े आर्थिक शक्तियों के बीच में भी संबंध टूटने लगे। युद्ध के खर्चे को उठाने के लिए यहाँ ब्रिटेन को अमेरिका से कर्जा लेना पड़ा था। इस तरह से प्रथम विश्व युद्ध ने अमेरिका को कर्जदार से कर्जदाता बना दिया था। इस युद्ध को प्रथम आधुनिक औद्योगिक युद्ध भी कहा गया था। अब देखेंगे युद्धोत्तर सुधार के बारे में बात करेंगे। जब ब्रिटेन युद्ध में उलझा हुआ था तो उस समय जापान और भारत में उद्योग का विकास हो रहा था। युद्ध के बाद ब्रिटेन को अपना जो पुराना दबदबा था उसको कायम करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ब्रिटेन की हालत खराब हो चुकी थी, उसके ऊपर अमेरिका का भारी कर्ज चढ़ चुका था। तो युद्ध के समय ब्रिटेन में चीजों की मांग में तेजी आई। यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि चीजों की मांग में बढ़ी आई। क्यों बढ़ोतरी हुई? क्योंकि वहां क्या होता है, ये युद्ध लंबा चला था, मोर्चे पर सैनिक थे, तो उनको सामान भेजने के लिए, सैनिकों के लिए जो सामान वगैरह भेजा जाता उसके लिए उत्पादन हो रहा था यहाँ पे। तो उस समय बहुत अच्छी स्थिति थी, यहाँ का अर्थव्यवस्था काफी फल फूल रहा था। लेकिन जब युद्ध खत्म हुआ तो उन चीजों की मांग कम हो गई। जो मोर्चे पर भेजा जा रहा था, अनाज वगैरह पैक करके या सैनिकों के लिए जो भी सामान, वो तो अब भेजा नहीं जा रहा है, तो उसका डिमांड तो घट गया। जब उसका डिमांड घट गया तो उत्पादन नहीं हो रहा है। तो यहाँ क्या होता है, 20% श्रमिक जो थे, जो लोग काम करते थे, मजदूर, उन लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। उसके बाद युद्ध के पहले यहाँ पे बात करेंगे पूर्वी यूरोप की। पूर्वी यूरोप में यूरोप क्या था, वो गेहूं का बहुत बड़ा निर्यातक था। लेकिन अभी तो वो युद्ध में उलझा हुआ था। तो जिस समय वो युद्ध में उलझा हुआ था उस समय कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में गेहूं का काफी उत्पादन होने लगा और ये सारे देश जो है मुख्य गेहूं निर्यातक बन गए। लेकिन जब युद्ध खत्म हुआ तो पूर्वी यूरोप ने फिर से गेहूं की सप्लाई शुरू कर दी। लेकिन बाजार में गेहूं पहले से ही बहुत ज्यादा हो चुका था, काफी अधिकता हो गई गेहूं की। इतना ज्यादा गेहूं मार्केट में आ गया जिससे गेहूं की कीमत में भारी गिरावट आ गई, जिससे ग्रामीण आय संकट में भी, मतलब जो लोगों की जो आय थी वो भी संकट में आ गया। किसान कर्जे में डूब गया। तो ये सब तरह के वहां पे युद्धोत्तर जो बदलाव थे, वो ये सब जो कुछ हुआ उसके बारे में हम जाना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग। अमेरिका की अर्थव्यवस्था को युद्ध के बाद झटके से तेजी मिलने लगी। 1920 के दशक में अमेरिकी अर्थव्यवस्था की मुख्य पहचान बन गई बृहत उत्पादन। फोर्ड मोटर के संस्थापक थे हेनरी फोर्ड। उन्हें मास प्रोडक्शन का जनक भी माना जाता है। एक बार क्या होता है, ये हेनरी फोर्ड शिकागो के बूचर खाने में जाते हैं और वहां वो देखते हैं कि मरे हुए जानवर को एक कन्वेयर बेल्ट पे रख दिया जाता है और उसके दूसरे सिरे पर जो मांस विक्रेता होता है वो वहां खड़ा रहता है और अपना अपना मांस का हिस्सा उठा के वहां से वो चले जाते हैं। तो ये देख करके वो काफी प्रभावित हुए और उन्होंने ये जो विधि थी, ये जो असेंबली लाइन वाली जो तरीका था, उसे उन्होंने अपने कार के उत्पादन के लिए सही समझा और उस तरीकों को उन्होंने अपनाया। असेंबली लाइन में क्या होता था, मजदूरों को खड़ा कर दिया जाता था और उन्हें एक ही काम करने के लिए कहा जाता था। जैसे अगर कोई मजदूर है, वो शीशा लगा रहा है तो वो बस शीशा ही लगाएगा, कोई दूसरा पुर्जा लगा रहा है तो बस वो वही काम करेगा। तो इससे क्या हुआ, इससे उत्पादन क्षमता में काफी बढ़ोतरी हुई, कीमतों में भी गिरावट आई। अब यहाँ पे शुरू में मजदूरों को काफी दिक्कत हो रही थी, उन्हें रेस्ट करने का मौका नहीं मिल रहा था, लगातार उन्हें काम करना पड़ रहा था। तो कई लोगों ने काम छोड़ दिया। जब कई लोगों ने काम छोड़ दिया तो इससे निपटने के लिए हेनरी फोर्ड ने क्या किया, उन्होंने मजदूरों का वेतन दुगना कर दिया। जैसे ही दुगना हो गया, सैलरी लोगों को डबल मिलने लगी, तो क्या हो गया, वहां के कामगारों को काफी अच्छा इनकम होने लगा। अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो उनके पास पैसा आ गया तो वो कार जैसी महंगी चीज भी खरीद सकते थे। धीरे धीरे विभिन्न उत्पादों की भी मांग बढ़ने लगी।
अब यहाँ पे कार का उत्पादन जो है वो 1914 में 20 लाख था, जो बढ़ के 1929 में क्या होता है 50 लाख हो जाता है। इसी तरह से और भी जो घरेलू सामान थे जैसे रेफ्रिजरेटर है, रेडियो है, ग्रामोफोन है, ये सब का भी मांग बढ़ने लगा वहां पे। और चूंकि ये सब सारा सामान जो था वो आसान किस्त पे मिल जाता था, तो इससे और ज्यादा हवा मिला उसको और मांग बढ़ने लगा। तो धीरे धीरे क्या होता है, अमेरिका में खुशहाली आ जाती है। अब अमेरिका क्या होता है, अब अमेरिका क्या करता है, वो अन्य देशों को पूंजी देने लगता है। इतना ज्यादा उसके पास पैसा हो जाता है, वो कर्ज देने लगता है, जिससे यूरोप की भी अर्थव्यवस्था सुधरने लगा। फिर यहाँ पे देखें कि धीरे धीरे 6 वर्षों तक पूरी दुनिया में व्यापार में काफी वृद्धि हुई। आगे जो 6 वर्ष था उस तक 6 वर्षों तक पूरी दुनिया में व्यापार में काफी वृद्धि हुई थी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है महामंदी। 1929 से आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई और इस दौरान दुनिया के ज्यादातर हिस्सों के उत्पादन, रोजगार, व्यापार और आय में भयानक गिरावट आई। इस महामंदी के बहुत सारे कारण थे। जरूरत से ज्यादा कृषि उत्पादन। यहाँ हम समझेंगे कि 1920 के दशक में कृषि क्षेत्रों में जरूरत से ज्यादा उत्पादन जो हो रही थी वो बहुत बड़ी समस्या थी। कृषि उत्पादों को अत्यधिक आपूर्ति के कारण जो है ज्यादा आपूर्ति होने के कारण उसकी कीमत गिर रही थी। इसकी भरपाई के लिए किसानों ने और अधिक उत्पादन करना शुरू कर दिया। अब तो कृषि उत्पादों की बाढ़ आ गई, जिससे कीमत और ज्यादा नीचे गिर गई। खरीदार नहीं मिलने के कारण कृषि उत्पाद सड़ने लगे। अब अमेरिका द्वारा कर्ज में कमी आना यह भी एक बहुत बड़ा कारण था। कई यूरोपीय देश कर्ज के लिए अमेरिका पर बुरी तरह से डिपेंड थे। जब समय सही होता था तो कर्ज आसानी से मिल जाता था, लेकिन मुसीबत के समय में अमेरिकी जो भी साहूकार थे वो घबरा जाते थे। 1928 में अमेरिका के द्वारा जो कर्ज की राशि दी गई थी वो $100 करोड़ थी, जो घट करके एक साल में 24 करोड़ हो गई, जिससे कई देश की हालत खराब हो गई। कई बैंक तबाह हो गए। यूरोप की जो मुद्रा थी वो बर्बाद हो गई। ब्रिटेन की मुद्रा में गिरावट आई। लैटिन अमेरिका का कृषि बाजार जो था वो तेजी से लुढ़क गया। अमेरिका ने आयात पर लगने वाले जो शुल्क थे वो भी दोगुना कर दिया, जिसका विश्व की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। अमेरिका का बुरा हाल हो गया। बैंकों ने कर्जे देना बंद कर दिया। पुराने कर्जों की वसूली करने लगे। जो लोग किस्त पर सामान लिया था, जिन लोगों ने, उनकी आमदनी घट गई थी, तो अब वो कर्ज नहीं अदा कर पा रहे थे, तो उनके जो सारे सामानों को जो जब्त कर लिया गया। 1933 आते आते 4000 से अधिक बैंक बंद हो गए। फिर 1929 से 1932 के बीच में लगभग 1,10,000 कंपनी जो थी वो बर्बाद हो गई। अब भारत पे आर्थिक मंदी का क्या असर पड़ा उसको भी हम लोग जानेंगे। आर्थिक मंदी ने भारत पर भी गहरा असर छोड़ा। 1928 से 1934 के बीच भारत का आयात और निर्यात दोनों घटकर आधा हो गया। गेहूं की जो कीमत थी वो 50% कम हो गई, उसमें भी कमी आई। सरकार को कृषि उत्पाद की घटती कीमत से कोई मतलब नहीं होता था। वो तो किसानों से अपना पुराने दर पर ही लगान चाहता था। लगान चुकता करने के चक्कर में किसानों को अपनी जमा पूंजी निकालनी पड़ती थी, अपना जमीन या अपना जेवर को बेचना पड़ता था। इसका परिणाम ये हुआ कि भारत महंगी धातुओं का निर्यातक बन गया। आर्थिक मंदी का भारत के शहरी क्षेत्रों पर ज्यादा असर नहीं पड़ा, क्योंकि शहर में रहने वाले लोगों का जीवन दाम जो घट गया था, कीमत घट गया, तो उससे और ज्यादा आसानी हो गया था। फिर भारत के राष्ट्रवादी नेताओं के दबाव के कारण उद्योगों को अधिक संरक्षण मिलने लगा, जिससे उद्योग में अधिक जो निवेश हुआ। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण और युद्धोत्तर काल। प्रथम विश्व युद्ध के 2 दशक के बाद यहाँ अब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में तबाही, ये जो युद्ध था इसने तबाही और जो मौत जो था उसकी कोई हद बाकी नहीं रही इस युद्ध में। ये युद्ध 6 साल तक चला और हवा, जमीन, पानी तीनों जगह में असंख्य मोर्चे पर लड़ा गया था। इस युद्ध में ऐसी कोई भी मतलब ऐसे लोग भी मरे जो मोर्चे पर नहीं थे। जनरली युद्ध में वैसे लोग मरते हैं जो लड़ने जाते हैं, पर इस युद्ध में जो नहीं भी गए थे वो भी मरे थे। क्यों? क्योंकि एशिया और यूरोप के विशाल भूभाग पर बम गिरा दिया जा रहा था। तो इस तरह से बहुत सारी यहाँ पे लोगों को बहुत तबाही यहाँ हो गई थी इस युद्ध के बाद। करीब 6 करोड़ लोग मारे गए। विश्व युद्ध के बाद की स्थिति में सुधार लाने के लिए मुख्य रूप से यहाँ पे क्या हुआ, 2 बातें जो है वो प्रभावित की। पहला ये था कि पश्चिम में अमेरिका एक प्रबल आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक शक्ति के रूप में उदित हुआ। दूसरा ये था कि जो सोवियत संघ वो भी वर्चस्वशाली शक्ति के रूप में सामने आया। अब यहाँ पे क्या होता है, विश्व के नेताओं की मीटिंग होती है जिसमें युद्ध के बाद के संभावित सुधार पर चर्चा की गई और उन्होंने 2 बातों पर ज्यादा ध्यान दिया। पहला तो ये कि औद्योगिक देशों में आर्थिक संतुलन को बरकरार रखना है और पूर्ण रोजगार दिलवाना है। दूसरा, पूंजी, सामान, श्रमिकों के प्रवाह या उनकी आवाजाही पर बाहरी दुनिया के प्रभाव को नियंत्रित करना है।
उसके बाद 1944 की जुलाई में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक जगह पर एक सम्मेलन होता है और उसके बाद वहां पे IMF या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई। इस संस्था को जो भी सदस्य देश थे उनकी बाहरी जो भी नफा है, जो नुकसान है, उसकी देखभाल के लिए बनाया गया था। उसके बाद युद्ध के बाद पुनर्निर्माण की फंडिंग के लिए विश्व बैंक की स्थापना की गई और इन दोनों संस्थानों को ब्रेटन वुड्स की जुड़वां संतान भी कहा जाता है। विभिन्न मुद्राओं के लिए एक निर्धारित विनिमय दर को बनाया गया, वही इस वुड्स सिस्टम का आधार था। डॉलर की कीमत को सोने की कीमत से जोड़ा गया, जिसमें एक औंस जो सोने की कीमत होती थी वो $35 होता था। उसके बाद इसी तरह से अन्य मुद्राओं को भी डॉलर के मुकाबले अलग अलग निर्धारित दरों पर रखा गया। इसके बाद देखेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रारंभिक युद्धोत्तर वर्ष। ब्रेटन वुड्स सिस्टम के द्वारा पश्चिम के औद्योगिक देश और जापान में भी काफी आर्थिक विकास हुआ। 1950 से 1970 के बीच विश्व का जो व्यापार का जो दर था वो 8% था, 8% बढ़ा था और आमदनी भी 5% की दर से बढ़ी थी। फिर ज्यादातर औद्योगिक देशों में बेरोजगारी 5% से भी कम थी। तो इस तरह से आर्थिक स्थिरता आई थी। अब देखेंगे अनौपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता। यहाँ इस टॉपिक को पढ़ेंगे। दूसरे विश्व युद्ध के 2 दशकों के भीतर कई उपनिवेश स्वतंत्र हो गए और नए राष्ट्र के रूप में सामने आए, लेकिन ये देश इतने ज्यादा शोषित हो चुके थे कि इनकी आर्थिक संकट इन पर आया था, उससे ये उबर ही नहीं पा रहे थे। शुरू में ब्रेटन वुड्स संस्थान इन देशों की मदद नहीं कर पा रहे थे। इसी बीच में क्या होता है, जापान इतना ज्यादा तरक्की कर लेता है कि वो ब्रेटन वुड्स संस्थान से अलग हो जाता है। तब इस संस्थान ने 1950 के दशक के आखिर में दुनिया के और जो विकासशील देश थे उनकी ओर ध्यान देना शुरू किया। ये संस्थाएं पुरानी उपनिवेशों के नियंत्रण में थी, इसीलिए ज्यादातर जो भी विकासशील देश थे उनको अभी भी लगता था कि कहीं हम पे ये फिर से शोषण न करने लगे। तो इसलिए इन देशों ने क्या किया, मिलकर के G77 का निर्माण किया, जो 77 देशों का एक समूह था। और उनकी ये मांगे थी कि अपने प्राकृतिक संसाधन पर उनका नियंत्रण हो, कच्चे माल की सही कीमत उनको मिले और विकसित बाजारों में बेहतर पकड़ हो। अब जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रेटन वुड्स का अंत और भूमंडलीकरण। 1960 आते आते विदेशों में ज्यादातर दखलंदाजी करने के कारण अमेरिका का पावर कुछ कम होने लगा, छीन होने लगा। अब डॉलर जो है वो अपनी कीमत को सोने की तुलना से बचा नहीं पा रहा था। इसी तरह से फिक्स विनिमय दर जो था, जो प्रणाली थी फिक्स विनिमय दर की, वो भी समाप्त हो गई। अब यहाँ पे फ्लोटिंग सिस्टम आ गया, मतलब अस्थायी विनिमय दर परिपाटी शुरू हो गई। 1970 के दशक के मध्य के बाद से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था कई मायने में बदल गई। इससे पहले जो विकासशील देश था वो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था से मदद मांग सकता था, मदद मांगने के लिए स्वतंत्र था। लेकिन अब उन्हें पश्चिम के कॉमर्शियल बैंक और प्राइवेट लैंडिंग संस्था से कर्ज लेना पड़ता था, जिसके कारण क्या होता था, कई बार विकासशील देशों में कर्जे की जो समस्या आ जाती थी, बेरोजगारी की समस्या आ गई, आमदनी में गिरावट की समस्या आ जाती थी। तो कई अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों को इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा था। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे चीन की, है ना। चीन जैसे देशों में मजदूरी बहुत कम थी और चीनी अर्थव्यवस्था की कम लागत वाली संरचना ने उसके उत्पादों को सस्ता कर दिया। अब जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां थी, ये सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी देश में जाना शुरू कर देती है जहां की जो श्रमिक लागत है वो कम होती थी। तो अब चीन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए एक पसंदीदा जगह बन जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वो होती हैं जो एक ही समय में कई देशों में काम करती हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि पिछले 2 दशकों में विश्व की अर्थव्यवस्था बहुत बदल गई और यहाँ देखें चीन, भारत और ब्राजील जैसे देशों ने तेजी से आर्थिक विकास हासिल किया। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। हमारा चैप्टर आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। वीडियो हमारा देखने के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा और मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय।